हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर शालिनी और आपका स्वागत है हमारे चैनल मेटा एजुकेशन में। इससे पहले वाली वीडियोस में हमने एनटीए नेट जैन 2025 के काफी सारे क्वेश्चंस जो हैं उनको कवर कर लिया है। हम 5 पार्ट्स पहले ही अपलोड कर चुके हैं। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 126 टू 140 तक सॉल्व करेंगे। आई होप आपको पिछले वीडियोस भी समझ में आए होंगे और आपको ये वीडियो भी अच्छा लगेगा। क्वेश्चन नंबर 126, नालंदा यूनिवर्सिटी was first established during Gupta regime. It was a known center of learning in. नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना सबसे पहले गुप्त काल में हुई थी। यह किसका एक प्रसिद्ध शिक्षा केंद्र था? इनमें से किसके लिए ये एक प्रसिद्ध शिक्षा केंद्र रहा है? फर्स्ट है जैनिज्म या जैन के लिए, दूसरा है वैदिक पीरियड या वैदिक काल में, तीसरा है बुद्धिज्म, फोर्थ है सांख्य दर्शन। मतलब इन चारों में से किससे रिलेटेड है हमारा नालंदा यूनिवर्सिटी? इसका करेक्ट आंसर है बुद्धिज्म या बौद्ध धर्म से संबंधित रहा है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 127, अरेंज द फॉलोइंग इन रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर लेटेस्ट टू ओल्डेस्ट। यहाँ पर 5 कमीशन दे रखे हैं, इनको लेटेस्ट यानी कि सबसे नए से लेकर पुराने की तरफ हमें ऑर्डर में लगाना है। फर्स्ट है नेशनल कमीशन ऑन टीचर्स, सेकंड है कोठारी कमीशन, तीसरा है जस्टिस JS वर्मा कमेटी, डी है नेशनल नॉलेज कमीशन और ई है राधाकृष्णन कमीशन। देखिए इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर 4 यानी कि CDABE। कैसे देख लेते हैं। सबसे पहले आएगा सी यानी कि जस्टिस JS वर्मा कमेटी, 2012 में ये गठित हुई थी। दूसरा है डी यानी कि नेशनल नॉलेज कमीशन, ये 2005 से 2008 तक रहा था। तीसरा है नेशनल कमीशन ऑन टीचर्स, 1983 से 85 के बीच में ये आया था कमीशन। बी है कोठारी कमीशन, ये 1964 से 66 के बीच में रहा था। और ई है राधाकृष्णन कमीशन जो कि 1948 से 49 में रहा था। तो सबसे पुराना इन 5 कमीशन में से है राधाकृष्णन कमीशन और सबसे नया है हमारा जस्टिस JS वर्मा कमेटी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 128, अरेंज द फॉलोइंग अकॉर्डिंग टू देयर लाइसेंस एंड यूजेस फ्लेक्सिबिलिटी फ्रॉम मोस्ट फ्लेक्सिबल टू लीस्ट फ्लेक्सिबल। निम्नलिखित में से उनके लाइसेंसिंग और उपयोग की लचीलापन सबसे अधिक से सबसे कम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। ये कुछ लाइसेंस दे रखे हैं जैसे कि क्रिएटिव कॉमन शेयर अलाइक लाइसेंस, पब्लिक डोमेन PD जिसको बोलते हैं, सी है क्रिएटिव कॉमन्स नो डेरिवेटिव CC BY ND, डी है क्रिएटिव कॉमन्स एट्रीब्यूशन और ई है क्रिएटिव कॉमन नॉन कमर्शियल CC BY NC। अब इसमें से हमें ऑर्डर में अरेंज करना है। देखिए ये एक इमेज आपके सामने दे रखी है, ये साइट मिला था जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इससे आप और डिटेल इसके बारे में देख सकते हैं। यहाँ पर क्या है, सिंबल्स भी दे रखे हैं और उनके जो लाइसेंस का नाम है वो भी दे रखा है। अब हमें लाइसेंस जो है डिफरेंट वो अलग अलग फीजिबिलिटी अलग अलग फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि पब्लिक डोमेन मतलब जिसका लाइसेंस पब्लिक, जो भी कंटेंट पब्लिक डोमेन में पड़ा हुआ है और जिस पर कोई स्पेसिफिक लाइसेंसिंग नहीं है, वो कुछ ऐसा कंटेंट होता है जिसको हम कॉपी एंड पब्लिश कर सकते हैं। दूसरा है यहाँ पर एट्रीब्यूशन रिक्वायर, मतलब उसके लिए हम कहाँ से वो लिया है कंटेंट, क्या वो जानकारी हमें देनी पड़ती है? नहीं, हमें उसके लिए कोई जानकारी नहीं देनी पड़ती जो कंटेंट पब्लिक डोमेन में पड़ा है। तीसरा है कमर्शियल यूज, यस हम उस कंटेंट को एज इट इज लेके और उसका कमर्शियल यूज भी कर सकते हैं। मॉडिफाई एंड एडेप्ट, अगर हमें चेंज करना है तो चेंज भी कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग मॉडिफिकेशंस कर सकते हैं। चेंज लाइसेंस, उसका कोई भी लाइसेंस रहा हो, पब्लिक डोमेन में था तो पब्लिक डोमेन का लाइसेंस रहेगा, हम उसे अपना कोई और कैटेगरी के लाइसेंस पे भी उसको चेंज कर सकते हैं। दूसरा है हमारा CCBY में कंडीशन क्या होती है कि कॉपी एंड पब्लिश तो कर सकते हैं, उसके एट्रीब्यूशन हमें देना पड़ता है। बस पहले वाले से जो पब्लिक डोमेन से जो CC लाइसेंस मिल जाता है, मतलब क्रिएटिव कॉमन्स जो लाइसेंस मिल जाता है, वहां पर हमें वो कंटेंट कहाँ से लिया है उसकी जानकारी और देनी पड़ती है। बाकी जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है वो एज इट इज रहती है, जैसी पब्लिक डोमेन में जो कंटेंट पड़ा होता है उसकी होती है। तीसरा होता है हमारा CCBY SA। यहाँ ऐसे से मतलब है शेयर अलाइक माने जैसा इसको लाइसेंस मिला हुआ है सेम वैसे ही लाइसेंस के साथ में आप उसे फर्दर शेयर कर सकते हैं। आपको कॉपी एंड पब्लिश करने की परमिशन है। एट्रीब्यूशन रिक्वायर मतलब कहाँ से लिया है वो भी बताना पड़ेगा। कमर्शियली भी आप उसे यूज कर सकते हैं, करना चाहें तो मॉडिफाई भी कर सकते हैं। पर आपको एक जो नई चीज इसमें आ गई वो है कि आपको जो लाइसेंस है वो उसका सेम रखना पड़ेगा, जैसा इस वाले का ही है उसको आप चेंज नहीं कर सकते। तो पहले वाले में हमें केवल पब्लिक डोमेन में जो कंडीशन थी वो एट्रीब्यूशन देने की कोई नीड नहीं थी। दूसरे वाले में क्या हुआ, एट्रीब्यूशन हमें देना पड़ा। तीसरे वाले में क्या चेंज आया, जहां पर शेयर अलाइक की कंडीशन थी कि आप उसका लाइसेंस चेंज नहीं कर सकते, लाइसेंसिंग सेम रहेगी। अगला है CCBY ND का मतलब होता है नो डेरिवेटिव्स का मतलब
कि आपको एज इट इज उसको यूज करना पड़ेगा, आप अपने हिसाब से उसे चेंज नहीं कर सकते। बाकी सारी चीजें आप कर सकते हैं पर उसमें मॉडिफिकेशन या चेंजेस नहीं कर सकते। ठीक है, अगला है CCBY-NC। एनसी का मतलब यहाँ पर होता है नो कॉमर्शियल यूज, मतलब आप उसे कॉपी पब्लिश कर सकते हैं, एट्रीब्यूशन मतलब नाम जिसका है वो देना पड़ेगा, और कमर्शियली यूज नहीं कर सकते, मतलब उससे किसी भी तरीके का प्रॉफिट आप नहीं उठा सकते। बाकी मॉडिफाई एंड एडेप्ट आप कर सकते हैं, चेंजेस लाइसेंसिंग में कर सकते हैं। नेक्स्ट है CCBY-NC-SA। एनसी का मतलब होता है कि कमर्शियली तो यूज नहीं कर सकते और साथ में आपको शेयर अलाइक भी करना पड़ेगा। जैसा लाइसेंसिंग इस पर है वैसी ही लाइसेंसिंग आपको अपने उस कंटेंट पर भी देनी पड़ेगी जिसमें ये कंटेंट आप यूज कर रहे हैं। लास्ट आपको दे रखा है CCBY-NC एंड ND। NC के साथ में यहाँ पर ND ऐड हुआ है। ND का मतलब आप मॉडिफाई एंड अडेप्ट यहाँ पर नहीं कर सकते और कमर्शियली यूज भी, यानी कि नो कमर्शियल यूज कर सकते हैं। तो देखिए, अगर इसको ऑर्डर में लगाएं तो ऊपर से जो हमारे पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है कंटेंट वो मोस्टली फ्रीली है, हम उसे फ्रीली यूज कर सकते हैं, कुछ बहुत ज्यादा सोचने समझने की आवश्यकता नहीं है, ना हमें नाम उनको एट्रीब्यूशन देने की भी आवश्यकता है, अपने आप से आराम से यूज कर सकते हैं। बट जैसे जैसे लाइसेंसिंग के कैटेगरीज या लेवल बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे उस पर रिस्ट्रिक्शंस जो है वो बढ़ते जा रहे हैं और हमें लीस्ट फ्री है या लेस फ्लेक्सिबिलिटी है उसको यूज करने के लिए। आई होप आपको समझ आया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट भी लेके रख सकते हैं और इस वेबसाइट पे से भी जाकर आप इसको देख सकते हैं। दूसरा, ये थोड़ा डिटेल भी दे रखा है, आप इसका भी स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए फर्दर रिवीजन के लिए, या फिर वेबसाइट पर भी आप लॉग इन कर सकते हैं देखने के लिए। अब देखिए, जो इसका सही आंसर होगा वो होगा हमारा BDAEC। कैसे होगा? बी जो था वो हमारा पब्लिक डोमेन में था, सबसे ज्यादा फ्री है। ठीक है, डी था हमारा CCBY यानी कि कॉमन क्रिएटिव तो है बट इसमें एट्रीब्यूशन की हमें रिक्वायरमेंट होगी बस, बाकी हम जैसे यूज करना चाहें वैसे यूज कर सकते हैं, चेंजेस करना चाहें जो करना चाहें वो कर सकते हैं। अगला है CCBY के साथ में SA आ गया, मतलब शेयर अलाइक, जिससे लाइसेंसिंग उस कंटेंट पे होगी वैसी ही लाइसेंसिंग आपको अपने कंटेंट पर भी करनी पड़ेगी। ई है CCBY-NC यानी कि इसके बाद में हमने नॉन कमर्शियल यूज का भी ऐड कर दिया कि कमर्शियली आप उसे यूज नहीं कर सकते। अगला था हमारा BY के साथ में ND यानी कि ड्राइव्स, आप उसे किसी भी तरीके से चेंज नहीं कर सकते। तो ये हमने ऑर्डर में अरेंज कर दिया। आई होप समझ में आया होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 129। अरेंज द फॉलोइंग स्टेप्स ऑफ इन्फ्रेंस अनुमान एज propounded बाय द न्याय स्कूल ऑफ इंडियन फिलोसफी। न्याय दर्शन के अनुसार अनुमान की निम्नलिखित 5 अवस्थाओं को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। यहाँ 5 कंडीशन दे रखी है। पहला है निष्कर्ष या निगमन, दूसरा है रीजन या हेतु कारण, तीसरा है प्रपोजिशन जिसको प्रतिज्ञा या प्रस्तावना भी बोला जाता है, डी है एग्जाम्पल जिसको उदाहरण कहा जाता है, और ई है एप्लीकेशन या अनुप्रयोग, उपनय भी इसको बोला जाता है। ठीक है, अब हमें इसमें सही ऑर्डर में इसको लगाना है। देखिए, पहले समझ लेते हैं ये है क्या। जो ये हमें क्वेश्चन दे रखा है वो इन्फ्रेंस का दे रखा है, मतलब अनुमान लगाने का दे रखा है। तो अनुमान हम किस आधार पे लगाते हैं? न्याय फिलोसफी में उसके 5 स्टेप्स दे रखे हैं, जिसमें सबसे पहला हमारा हो गया प्रतिज्ञा या प्रपोज। स्टेटमेंट है देयर इज फायर ऑन द हिल, मतलब जो पहाड़ी है उस पे आग लगी हुई है। ठीक है, ये हमारी प्रपोजिशन है। सेकेंड है हेतु, रीजन, कारण क्या है उसके पीछे का। बिकॉज देयर इज स्मोक, हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, हमने जो बात कही या प्रस्तावना या जो भी स्टेटमेंट हमने कहा उसके पीछे का रीजन क्या था, क्योंकि हमने वहां पर धुआं देखा। अगला है उदाहरण, एग्जाम्पल, अब हम उसके आधार पे एग्जाम्पल देंगे, क्योंकि जनरली देखा जाता है वेन एवर देयर इज स्मोक देयर इज फायर लाइक इन द किचन। जैसे कि हम लोग जनरली देखते हैं कि किचन में जब भी धुआं उठता है तो कहीं ना कहीं वहां आग होती है, इसीलिए हम कह रहे हैं कि क्योंकि वहां पर धुआं उठ रहा है तो जरूर वहां पर आग होगी। फोर्थ स्टेप इसमें आता है उपनयन। उपनयन का मतलब एप्लीकेशन, इसलिए जो हमने एग्जाम्पल यूज किया था उस एग्जाम्पल के आधार पे हम कह सकते हैं देयर इज स्मोक ऑन द हिल, कि जो पहाड़ी है वहां पे स्मोक है, देयरफॉर देयर इज फायर ऑन द हिल, इसलिए हम इस कंक्लूजन पे पहुंचे कि पहाड़ी पर जो है वो आग जरूर लगी होगी। मतलब जहां से हम प्रपोजिशन पे चले थे उसी प्रपोजिशन को हमने कंक्लूड कर दिया अपने कुछ एग्जाम्पल को यूज करके, अपने रीजन को यूज करते हुए और अपनी एप्लीकेशन को, या उस एग्जाम्पल के आधार पे एक उदाहरण और देके एक एप्लीकेशन को देके हमने उसको सिद्ध कर दिया। तो देखिए, जो स्टेप्स होंगे इसमें सबसे पहला आपका आएगा प्रपोजिशन, यानी कि सी सबसे पहले आएगा, इसमें आ रहा है, सेकंड और थर्ड में आ रहा है। सी के बाद में आपका आएगा रीजन, कुछ ना कुछ हमें रीजन देना पड़ता है तो वो बी दोनों में आ रहा है। रीजन के बाद में आता है एग्जाम्पल, तो वो आ रहा है हमारा डी में। एग्जाम्पल के बाद में आएगी एप्लीकेशन एंड सबसे एंड में आएगा
कंक्लूजन। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 130। कीपिंग इन कंसिडरेशन द वाइड रेंज ऑफ स्पेशल एजुकेशन एंड रिलेटेड सर्विस, मोस्ट स्कूल्स प्रोवाइड अ कंटिन्यूम ऑफ सर्विसेज, अरेंज द फॉलोइंग इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग सेवेरिटी ऑफ डिसेबिलिटी। विशेष शिक्षा और संबंधित सेवाओं की विस्तृत श्रृंखला को ध्यान में रखते हुए अधिकांश स्कूल सेवाओं की निरंतरता प्रदान करते हैं। विकलांगों की बढ़ती गंभीरता के क्रम में निम्नलिखित को व्यवस्थित करें। हमें ध्यान रखना है यहाँ पर विकलांगता की जो बढ़ती गंभीरता है कि जो सीवियरिटी है डिसेबिलिटी की, उसके आधार पर हमें ऑर्डर में इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। मतलब सबसे पहले वो रखेंगे जिसमें कम डिसेबिलिटी वाले बच्चे शामिल होंगे और सबसे ज्यादा बाद में वो रखेंगे जहां पर ज्यादा या सीवियर डिसेबिलिटी वाले बच्चे शामिल होंगे। पहला है फुल टाइम सेपरेटेड स्कूल, पूर्णकालिक अलग कक्षाएं, ठीक है। सेकंड है रेगुलर क्लासरूम विद सप्लीमेंट्री इंस्ट्रक्शंस एंड सर्विस, पूरक निर्देशक और सेवाओं के साथ नियमित कक्षा, ठीक है। यहाँ पर क्या कह रहे हैं, ये रेगुलर क्लासरूम तो होंगे बट सप्लीमेंट्री इंस्ट्रक्शंस उनको प्रोवाइड किए जाएंगे। अगला है रेगुलर क्लासरूम। तो रेगुलर क्लासरूम में ऐसे बच्चों को रखा जा सकता है जो नॉर्मली पढ़ पा रहे हैं, ठीक है। ये स्पेशल एजुकेशन के कॉन्सेप्ट की हम आपको बात करें, ना कि इंक्लूसिव की, तो कंफ्यूज मत होइएगा। डी है स्पेशल स्कूल। स्पेशल स्कूल केवल जो ज्यादा विकलांग बच्चे होते हैं उनके लिए होता है, जिनकी सीवियरिटी का लेवल जो है वो ज्यादा होता है। ई है रेगुलर क्लासरूम एंड रिसोर्स रूम। कुछ रेगुलर क्लासरूम, उनके साथ में रिसोर्स रूम अलग से है जहाँ पर बच्चा अलग से पढ़ सकता है। तो देखिए सबसे पहले सी आ रहा है इसमें, रेगुलर क्लासरूम। रेगुलर क्लासरूम में हम केवल नॉर्मल बच्चों को रखेंगे या जो नॉर्मल सेक के आसपास बच्चे हैं, तो सी सभी में आ रहा है। अगला जो लेवल आएगा वो आएगा रेगुलर क्लासरूम विद सप्लीमेंट्री इंस्ट्रक्शन एंड सर्विसेज। सप्लीमेंट्री इंस्ट्रक्शन एंड सर्विसेज का यहाँ मतलब है कि जब जब नीड होगी तब हम उनको पढ़ा देंगे, तो ये बी का ऑप्शन सही है। इसके बाद में देखते हैं रेगुलर क्लासरूम एंड रिसोर्स रूम की, हमने रिसोर्स रूम दे दिया तो सीवियरिटी अगर थोड़ी सी और ज्यादा है तो बच्चा अलग से बैठ के रूम में भी अपने हिसाब से पढ़ सकता है। उसके बाद में आएगा फुल टाइम सेपरेटेड क्लास। स्कूल तो एक ही है, ठीक है, पर वहां पर ऑल टाइम ऐसी क्लासरूम्स है जहां पर बच्चा अलग से पढ़ रहा है। और सबसे लास्ट में हमारा आएगा डी, यानी कि स्पेशल स्कूल, जहां पर जो सीवियर बच्चे हैं जिनको बहुत ज्यादा डिसेबिलिटी है वहीं पर उनका एडमिशन करवाया जाएगा। तो इसका सेकंड ऑप्शन हमारा सही ऑप्शन रहेगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 131। द टर्म ट्रायडिक रेसिप्रोकल कॉजेशन इज एसोसिएटेड विद। ट्रायडिक रेसिप्रोकल कॉजेशन शब्द किससे जुड़ा हुआ है? या चार नाम दे रखे हैं, फ्रूट थ्योरी, फ्राइड की जो सिद्धांत है वो, पियाजे थ्योरी, थर्ड है बंडूरा थ्योरी एंड फोर्थ है एरिक्सन थ्योरी। इन चारों में से किससे रिलेटेड है ट्रायडिक रेसिप्रोकल कॉजेशन? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा हमारा बंडूरा थ्योरी। जो बंडूरा थे उन्होंने सोशल कॉग्निशन थ्योरी दी थी और इन्होंने जो स्किनर की थ्योरी थी रीइंफोर्समेंट थ्योरी, उसके अगेंस्ट बात करी। उन्होंने कहा कि बच्चा जो है वो केवल रीइंफोर्समेंट के आधार पे नहीं सीखता, वो अपने सोशल एनवायरनमेंट से, अपनी इंटरनल इमोशंस, अपने बिहेवियर से, पर्सनल फैक्टर्स के आधार पर भी सीखता है। तो उन्होंने तीन जो ट्रायडिक यहाँ पर टर्म दिया गया है वो तीन चीजों से रिलेटेड है। फर्स्ट है पर्सनल फैक्टर्स, जिसमें उस इंडिविजुअल के एटीट्यूड्स आते हैं, वैल्यूज आती हैं, सेल्फ एफिकेसी, पर्सनैलिटी, ये सारी चीजें आ जाती हैं। दूसरा फैक्टर उन्होंने बताया था बिहेवियर फैक्टर्स। बिहेवियर माने कैसे बच्चा बिहेव कर रहा है, उसके जो एक्शंस हैं, उसके जो एफर्ट्स हैं, चॉइसेस हैं, स्टेटमेंट्स हैं, वो सारे बिहेवियर्स में आ जाएंगे। और तीसरा है उसके एनवायरमेंटल फैक्टर्स लाइक एक्शंस ऑफ अदर्स, सोशल कॉन्टेक्ट। तो ये तीनों चीजें मिलके एक दूसरे को प्रभावित करती हैं और एज अ पर्सन और उसकी लर्निंग, इनको भी प्रभावित करती हैं। ये इसमें उन्होंने इन सभी के बीच में बाई डायरेक्शनल कनेक्शन की बात कही थी। मतलब जो एनवायरनमेंट है हमारा वो पर्सन के जो पर्सनल फैक्टर्स हैं उनको प्रभावित करता है। सिमिलरली पर्सनल फैक्टर्स या पर्सनैलिटी एक पर्सन के एनवायरनमेंट को भी प्रभावित कर सकती है और मॉडिफाई कर सकती है। सिमिलरली जो पर्सनल फैक्टर्स हैं, किसी भी पर्सन के एटीट्यूड, वैल्यूज, वो उसके बिहेवियर को इफेक्ट करते हैं। और सिमिलरली उसका जो बिहेवियर है या एक्शंस है वो उसके पर्सनल फैक्टर्स या सेल्फ एफिकेसी या एटीट्यूड्स या वैल्यूज को भी इफेक्ट करते हैं। और ऐसे ही एनवायरनमेंट का प्रभाव पड़ता है हमारे बिहेवियर पे और बिहेवियरल फैक्टर्स का प्रभाव पड़ता है हमारे एनवायरनमेंट पे। ये सारी चीजें सोशल कॉग्निटिव थ्योरी में बताई गई थी, जो कि बंडूरा ने बताई थी। और इस प्रक्रिया को, जिसमें तीनों आते हैं, उसको हम ट्रायडिक रेसिप्रोकल कॉजेशन कहते हैं, जिसमें मतलब एक दूसरे का पर आधारित है ये तीनों फैक्टर्स। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 132। विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू अबाउट इंक्लूसिव एजुकेशन? इंक्लूसिव एजुकेशन के लिए इन पांचों में से कौन सा सही है? पहला है इट इज अ पार्ट ऑफ अ वाइडर स्ट्रेटेजी टू डेवलप एन इंक्लूसिव सोसाइटी। ये एक समावेशी समाज के विकास की व्यापक रणनीति का हिस्सा है। यस, इंक्लूसिव एजुकेशन के थ्रू हम चाह रहे हैं एक ऐसी सोसाइटी बनाना जो इंक्लूसिव हो, ठीक है।
तो ए हमारा सही ऑप्शन रहेगा। बी है इट एक्नोलॉजेस दैट नॉट ऑल चिल्ड्रन कैन लर्न इन जनरल क्लासेस। ये इंक्लूसिव एजुकेशन क्या ऐसी बात कहता है कि जो सारे बच्चे हैं वो जनरल क्लासेस में या जनरल क्लासरूम में नहीं पढ़ सकते? नहीं, वो इंक्लूसिव एजुकेशन के अंतर्गत ये वाली बात नहीं कही गई है, बल्कि वो ये कहता है कि हमारे क्लासरूम्स ही ऐसे हैं कि बच्चे उसमें नहीं पढ़ सकते, बल्कि बच्चों में कोई डिफॉल्ट नहीं है कि वो हमारे नॉर्मल क्लासरूम्स में नहीं पढ़ सकते। ठीक है, तो हमें क्लासरूम्स को ही नॉर्मल वर्ड को रखते हुए जनरल क्लासरूम को ही इतना फैसिलिटेटेड बनाना है जो सभी बच्चों की नीड्स को कैटर कर पाए। ठीक, तो हमारा बी ऑप्शन इसके लिए गलत है। सी है इट इन्वॉल्व्स रीस्ट्रक्चरिंग स्कूल कल्चर। इसमें विद्यालय की संस्कृति का पुनर्संरचना शामिल है। यस, विद्यालय के साथ साथ मैं तो कहती हूँ कि टीचर्स की खुद की जो रीस्ट्रक्चरिंग, उनके थॉट्स की रीस्ट्रक्चरिंग करना इसके लिए बहुत जरूरी है। एडमिनिस्ट्रेशन में जो लोग हैं उनके थॉट्स की रीस्ट्रक्चरिंग करना बहुत जरूरी है इंक्लूसिव एजुकेशन के लिए। तो सी भी हमारा सही ऑप्शन रहेगा। तो अब देखिए ए सी किस किस में आ रहे हैं। ऑप्शन नंबर 1 में आ रहा है ए सी और ऑप्शन नंबर 4 में आ रहा है। अब ये देखना है ई सही है या डी सही है। डी ऑप्शन है डाइवर्सिटी इज अ रिच रिसोर्स टू सपोर्ट द लर्निंग फॉर ऑल। जो विविधता है सभी के लिए सीखने को समर्थन देने का एक समृद्ध स्रोत है। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। हम जैसे डाइवर्सिटी की बात करते हैं ना, तो जो हमारी इंडिया में डाइवर्सिटी है तो उसके लिए उसकी वजह से हम इतने रिच कंसीडर किए जाते हैं, इतना हमारा कल्चर को इतना रिच कंसीडर किया जाता है। तो ऐसे ही उस डाइवर्सिटी को जैसे हमने एक्सेप्ट किया हुआ है, इसी तरीके से अगर जो इंक्लूसिव एजुकेशन के कॉन्सेप्ट में डाइवर्सिफिकेशन की बात करते हैं, अगर उसको भी हम एक्सेप्ट कर लेंगे तो ये एक रिच रिसोर्स हो जाएगा जो बच्चों की लर्निंग है उसके लिए, जिसमें कि बच्चों के आसपास डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल रहेंगे, डिफरेंट काइंड ऑफ पर्सनैलिटी वाले बच्चे हैं, डिफरेंट लर्निंग स्टाइल वाले बच्चे हैं, डिफरेंट एबिलिटी डिसेबिलिटी वाले स्टूडेंट हैं। तो उनके आसपास में रहते हुए वो बच्चा ज्यादा अच्छे तरीके से सीख पाएगा। जैसे हम एक्चुअल में एक इंक्लूसिव सोसाइटी में रहते हैं, वे उसी तरीके का एक एग्जैक्टली वैसी सोसाइटी हमको मिल पाएगी। तो सी डी इज ऑल्सो करेक्ट। तो इसका सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 4। ई देख लेते हैं, ई क्यों गलत है। स्कूल शुड नॉट बी एक्सपेक्टेड टू चेंज अकॉर्डिंग टू द लर्निंग नीड्स ऑफ ऑल चिल्ड्रन। ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट दिया हुआ है। स्कूल को ही चेंज होना पड़ेगा। ये कहने की स्कूल या विद्यालयों में विद्यालयों से यह अपेक्षा नहीं की जानी चाहिए कि वे सभी बच्चों की सीखने की आवश्यकता के अनुसार बदले। भाई एक्चुअल में स्कूल्स को ही चेंज होना है, टीचर्स को चेंज होना है, एडमिनिस्ट्रेशन को चेंज होना है। बच्चा चेंज नहीं होगा। बच्चे में जो एबिलिटी है, जो डिसेबिलिटी है, वो उसमें रहने वाली है, जो डाइवर्सिफिकेशन है वो रहने वाला है। तो इसलिए ई ऑप्शन भी यहाँ पर गलत होगा। स्कूल को ही चेंज होने की आवश्यकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 133। यहाँ पर दो हमें लिस्ट दे रखी है। एक में कुछ मॉडल्स या इंस्ट्रक्शनल डिजाइन दे रखे हैं और दूसरे में उससे रिलेटेड कुछ टर्म्स दे रखे हैं, इनको मैच करना है। फर्स्ट है यहाँ पे ADDIE मॉडल, दूसरा एज्योर मॉडल, तीसरा डिक एंड कैरी मॉडल, फोर्थ है मेसन मॉडल। अब देखिए ये चारों का जो ऑप्शंस दे रखे हैं फर्दर, फर्स्ट है सेलेक्टिंग मीडिया, सेकंड है लिविंग बुक्स, नरेशन एंड हैबिट्स, थर्ड है सिस्टमैटिक इंस्ट्रक्शंस स्टेप बाय स्टेप फ्रेमवर्क टू असेस ट्रेनिंग एंड एजुकेशनल मटेरियल, एंड फोर्थ है लर्नर एनालिसिस एंड एंगेजमेंट। थोड़ा सा समझ लेते हैं ये चारों होते क्या हैं। देखिए ADDIE मॉडल जो है, इसका जो फुल फॉर्म है वो है एनालिसिस, A फॉर एनालिसिस, D फॉर डिजाइन, अगेन D फॉर डेवलपमेंट, I फॉर इम्प्लीमेंटेशन एंड E फॉर इवेल्युएशन। ये सिस्टमैटिक इंस्ट्रक्शनल डिजाइन है और ये लीनियर सिस्टम पर वर्क करता है। एक के बाद एक स्टेप आता है इसमें। इसके जो की फीचर्स है वो है स्टेप बाय स्टेप फ्रेमवर्क फॉर डिजाइनिंग एंड इवेल्युएटिंग इंस्ट्रक्शंस। जो इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं उसको इवेल्युएट करना है, इसके की फीचर्स है। एश्योर जो है, ये एश्योर जो मॉडल है ये भी 6 स्टेप के आधार पर बनाया गया है। एनालाइज लर्नर कैरेक्टर्स, पहला जो ए स्टेप है। एस से आता है स्टेट ऑब्जेक्टिव्स देना, फिर अगेन एस से आता है सेलेक्ट मॉडिफाई और डिजाइन मटेरियल। इसमें स्पेसिफिकली जो कंटेंट है उसको सेलेक्ट किया जाता है। ये ऑनलाइन टीचिंग से ज्यादा रिलेटेड है। एश्योर मॉडल। यू से यूटिलाइज मटेरियल, जो अवेलेबल मटेरियल है उसी को यूटिलाइज करना। आर से रिक्वायर लर्नर रिस्पॉन्स और ई फॉर इवेल्युएशन। इसका जो सेंटर है या मेन फोकस है वो मीडिया सिलेक्शन एंड लर्नर सेंटर्ड प्लानिंग करना है। मेन पर्पस इसका मीडिया सिलेक्शन है, ये याद रख लीजिए। डिक एंड कैरी मॉडल दिया गया था वॉल्टर डिक एंड लियो कैरी के थ्रू। डिक एंड कैरी मॉडल जो है वो सिस्टम बेस्ड अप्रोच है, आप इतना ध्यान रख लीजिए। इसमें ऑब्जेक्टिव पर फोकस दिया जाता है, इंस्ट्रक्शनल डिजाइन पर भी फोकस किया जाता है, स्ट्रेटेजीज पर फोकस किया जाता है, लर्नर एंड कॉन्टेक्स्ट एनालिसिस पर भी फोकस किया जाता है। मैसून मॉडल जो है ये एक फिलोसफिकल ह्यूमनिस्टिक अप्रोच का हिस्सा है।
इसमें जो एम्फेसिस किया जाता है या जोर दिया जाता है वो नरेशन पर, लिविंग बुक्स पर, हैबिट फॉर्मेशन पर एंड मोरल एजुकेशन पर फोकस किया जाता है। तो इसके आधार पे अगर देखा जाए तो इसका जो सही आंसर होगा, बेस्ट पॉसिबल करेक्ट आंसर अकॉर्डिंग टू द गिवन क्वेश्चन, वो हमारा फोर्थ होगा, क्योंकि जो एश्योर मॉडल है वो हमारा क्लियरली रिलेटेड है मीडिया सिलेक्शन से। फोर्थ बी का हमारा फर्स्ट ऑप्शन आ जाएगा। और जो मसून मॉडल है वो क्लियरली रिलेटेड है लिविंग बुक, नरेशन एंड हैबिट से, तो डी का सेकंड। तो इसके हिसाब से ये जो गिवन ऑप्शन थे उसमें से करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 4 होगा। देखिए एक बार मॉडल को हमने इससे पहले वाले वीडियो में भी आपको बताया था, डिक एंड कैरी मॉडल को। आप इससे प्रीवियस वाले वीडियो का लिंक हमने यहाँ डाला हुआ है, उसी के स्टार्टिंग के क्वेश्चन में है, आप वहां से इसको समझ लीजिए। ADDIE मॉडल को भी हमने सेम वीडियो में ही एक्सप्लेन किया हुआ है, जिसका लिंक आपको यहाँ से मिल जाएगा। एश्योर मॉडल हमने अभी आपको बता दिया, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं 134 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू। यहाँ पर 5 स्टेटमेंट दे रखे हैं इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी या CBT के कॉन्टेक्स्ट में। अब कौन सा सही है कौन सा गलत है आपको वो बताना है। फर्स्ट इज अल्फ्रेड एडलर disagreed with Freud's idea that the cause of human emotionality was unconscious conflict। अल्फ्रेड एडलर जो थे फ्राइड के इस विचार से असहमत थे कि मानवीय भावनात्मकता का कारण अचेतन संघर्ष होता है। जो अनकॉन्शियस कॉन्फ्लिक्ट्स की बात की थी फ्रूड ने, उससे जो फ्रूड ने अनकॉन्शियस कॉन्फ्लिक्ट्स की बात करी थी, अल्फ्रेड एडलर जो थे वो उससे उनसे डिसएग्री थे और उन्होंने कहा था कि जो ह्यूमन इमोशनैलिटी का कारण होता है, यानी कि मानवीय भावनात्मकता का कारण होता है, वो हमारा सोशल एनवायरनमेंट होता है और कभी कभी जो हमारी खुद की इन्फीरियरिटी जो कॉम्प्लेक्सेस होते हैं वो भी हमारी ह्यूमन इमोशनैलिटी का कारण होते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही होगा, ए इज करेक्ट। बी है एरोन बेक डेवलप कॉग्निटिव साइकोथेरेपी इन 1960s। एरोन बेक ने 1960s में कॉग्निटिव साइकोथेरेपी को डेवलप किया था। यस, दिस इज करेक्ट आंसर। सी है कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी CBT केम इनटू यूजेस अराउंड अर्ली 1950। 1950 के आसपास कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी जो है वो डेवलप हुई थी। दिस इज रॉन्ग। 1950s में जर्नल जो बिहेवियर थेरेपी थी वो शुरू हुई थी, बट 1960s के बाद में लगभग कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी का जो डेवलपमेंट है वो होना शुरू हुआ था। तो सी इसका गलत आंसर है। डी है इन द ABC मॉडल सी रिप्रेजेंट द रिजल्टेंट इमोशंस और बिहेवियर। यस, जो कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं सी का मतलब वही होता है। तो सी हमारे जो रिजल्टेंट इमोशंस हैं या जो किसी भी भावना या व्यवहार के जो परिणाम है, कॉन्सिक्वेंसेस है, वो उसी को दर्शाते हैं। तो डी इज करेक्ट। तो इसका जो सही आंसर। और ई है इन द ABC मॉडल ए रिप्रेजेंट एसिमिलेशन। नहीं, ए का मतलब होता है एक्टिवेटिंग इवेंट्स। तो ई भी हमारा इसमें गलत है। अब थोड़ा सा और डिटेल पढ़ लेते हैं। देखिए जो CBT है, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी में 3 चीजें आती हैं, हमारी थॉट्स, हमारे बिहेवियर और हमारे इमोशन। और कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी ये कहती है कि इन तीनों के बीच में भी बाई डायरेक्शनल मतलब दोनों तरफ वाले कनेक्शन होते हैं। जैसा हम सोचते हैं, व्हाट वी थिंक अफेक्ट हाउ वी फील एंड एक्ट। हम जैसा सोचते हैं वो अफेक्ट करता है कि हम कैसा बिहेवियर कर रहे हैं, और जो हम सोचते हैं वही हमारे इमोशंस को भी चेंज कर देता है। किसी का मेरे पास कॉल नहीं आया और मैं ये सोच रही हूँ कि उनके साथ में क्या कुछ गलत घटना हो गई है, जैसे पेरेंट्स का अगर उनके बच्चे फोन रिसीव नहीं करते हैं तो पेरेंट्स उतनी देर में परेशान हो जाते हैं, तो उनके जो थॉट्स होते हैं वो नेगेटिव होना शुरू हो जाते हैं और नेगेटिव थॉट्स की वजह से जो उनके इमोशंस हैं वो भी उन पर हावी होना शुरू हो जाते हैं, और उन नेगेटिव थॉट्स की वजह से जो उनका बिहेवियर है, वो बार बार कॉल कर रहे हैं बैक टू बैक, इधर उधर लोगों से बात कर रहे हैं, किसी और से डिस्कस कर रहे हैं, तो वो भी बिहेवियर उनके मॉडिफिकेशन हो जाते हैं। ऐसा ही हमारे जो बिहेवियर है, व्हाट वी डू अफेक्ट हाउ वी थिंक एंड फील। जो हम कर रहे हैं वो सारी चीजें हमें अफेक्ट करती हैं हाउ वी थिंक एंड फील, हम कैसा सोचते हैं और हम कैसा फील करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास बैक टू बैक नेगेटिव खबरें आ रही हैं या आप सोशल मीडिया पे बैक टू बैक नेगेटिव चीजें देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये आपके थॉट प्रोसेस को भी अफेक्ट करेगी, और ये नेगेटिव चीजें देखना वो आपके इमोशंस को भी अफेक्ट करेगा। ऐसा ही अगर आप कुछ गलत बोल रहे हैं बैक टू बैक, तो वो नेगेटिव कंटेंट या नेगेटिव बोलना आपके थॉट प्रोसेस को भी अफेक्ट करेगा, नेगेटिव करेगा, और आपके इमोशंस को भी अफेक्ट करेगा। ऐसे ही इमोशंस जो होते हैं या जो फीलिंग्स होती हैं वो हमारी थिंकिंग को भी चेंज करती हैं, और सिमिलरली हमारे एक्ट्स को भी चेंज कर रही होती है, ये CBT कहता है। कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी में के थ्रू किसी पर्सन के कॉग्निशन को या उसके इमोशंस को या उसके बिहेवियर को सही करने का एक तरीका होता है ABC यानी कि A फॉर एक्टिवेटिंग इवेंट्स, B फॉर बिलीव्स अबाउट इवेंट्स एंड C फॉर कॉन्सिक्वेंसेस। तो ABC मॉडल जो है ये एलिस ने दिया था 1979 में। ये कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी का एक मॉडल है।
इसमें एक्टिवेटिंग इवेंट क्या होता है, अब वो पहले पता किया जाता है कि ऐसा कौन सा इवेंट है जिसकी वजह से आपका जो भी नेगेटिव बिहेवियर या नेगेटिव इमोशंस या नेगेटिव थॉट्स आपको आ रहे हैं, वो ऐसा क्या इवेंट है, क्या वो इवेंट एक्सटर्नल है, क्या वो इवेंट इंटरनल है। मतलब एक्सटर्नल माने आपने बाहर कुछ देखा उसकी वजह से आपको ये ट्रिगर हुआ, या आपने कुछ बैठे बैठे सोच लिया उसकी वजह से ये पर्टिकुलर चीज ट्रिगर हुई, ये हमारा एक्टिवेटिंग इवेंट हो गया। दूसरा है, फिर हम ये चेक करते हैं उस इवेंट की वजह से बिलीव्स अबाउट इवेंट, हमारे उस इवेंट से रिलेटेड क्या बिलीव्स हैं। अब जो भी बिलीव्स हैं वो रेशनल है, तार्किक है या इरेशनल है। अगर वो इरेशनल है तो यहाँ पर क्या किया जाएगा, उन इरेशनल इवेंट्स को रिमूव किया जाएगा और उनकी जगह रेशनल इवेंट्स रखे जाएंगे, तार्किक इवेंट रखे जाएंगे। तीसरा आता है कॉन्सिक्वेंसेस, इन दोनों चीजों का जो बिलीव्स हमने बनाए उसका क्या कॉन्सिक्वेंसेस रहा, हमें पॉजिटिव जो इमोशंस थे वो आए, हमारा बिहेवियर पॉजिटिव रहा या हमारा बिहेवियर या जो फीलिंग्स थी वो नेगेटिव रही। अब इन कॉन्सिक्वेंसेस को भी चेंज करना, तो इन तीनों चीजों में कहीं ना कहीं मॉडिफिकेशन करके, अगर वो एक्टिवेटिंग इवेंट है तो उस इवेंट को रिमूव करके, वो चाहे इंटरनल हो चाहे एक्सटर्नल हो, सिमिलरली उन बिलीव्स को मॉडिफाई करके, इरेशनल बिलीव्स को रिमूव करके और रेशनल बिलीव्स को लाकर, साथ में जो कॉन्सिक्वेंसेस थे, जो पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंसेस थे वो तो ठीक है, पर अगर नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस थे तो उन्हें पॉजिटिव में कन्वर्ट करना। इस तरीके से हम जो सीबीटी है उसके थ्रू किसी भी पर्सन के जो थॉट प्रोसेस है और जो बिहेवियर है उसको मॉडिफाई कर सकते हैं, ये पूरा ये मॉडल कहता है। ये जो एक्सप्लेनेशन हमने आपको दी थी इसका एक स्क्रीनशॉट यहाँ से ले लीजिए, आपके क्वेश्चन क्लियर करते समय आपको हेल्प मिल जाएगी। और जो हमारा सही आंसर था उसका ए, डी एंड बी, ये 3 आंसर हमारे सही आए थे। पहला जो था कि जो अल्फ्रेड एडलर थे उन्होंने डिसएग्री किया था फ्रूट के आइडिया से। डी हमने सही किया था, इन एबीसी मॉडल सी रिप्रेजेंट द रिजल्टेंट इमोशंस और बिहेवियर। और बी हमने सही किया था, एरोन बेक डेवलप कॉग्निटिव साइकोथेरेपी 1960। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 135। According to the leader member exchange LMX theory, the subgroup of low quality exchange is viewed as। leader member exchange सिद्धांत के अनुसार निम्न गुणवत्ता वाले विनिमय का उपसमूह किस रूप में देखा जाता है। इसका जो सही आंसर है वो होगा हमारा आउट ग्रुप या बाहरी समूह। लीडर मेंबर एक्सचेंज थ्योरी क्या होती है इसको समझ लेते हैं। देखिए, एक लीडर होता है और उसके कुछ फॉलोअर्स होते हैं या मेंबर्स होते हैं उस लीडर के। तो इन फॉलोअर्स और इन लीडर्स के बीच में जो भी थॉट प्रोसेस, जो भी कम्युनिकेशन होता है, दैट इज एक्सचेंज। ठीक है, अब इस एक्सचेंज का, अगर इस एक्सचेंज में हमारे पास में ट्रस्ट है, रिस्पेक्ट है, सपोर्ट है, तो ये हमारा हाई एलएमएक्स कहा जाता है या हाई लीडर मेंबर एक्सचेंज कहा जाता है। और ये जो टाइप होता है वो इन ग्रुप टाइप कहलाता है। ठीक, दूसरा होता है हमारा मोर फॉर्मल, मतलब केवल आपको ना तो वहां पर कहीं ट्रस्ट है ना रिस्पेक्ट है, बस फॉर्मली हम वो काम कर रहे हैं जो काम लीडर ने दिया, क्योंकि हम उसके एक मेंबर हैं उस टीम के, वो हमें करना है और हमने करके उसे दे दिया। और केवल हमारा पर्पस टास्क ओरिएंटेशन से रिलेटेड है, टास्क ओरिएंटेड काम है, बस बाकी हमें ना उनके सपोर्ट से कुछ लेना देना, ना उनको रिस्पेक्ट हम कर रहे हैं, ना उनके टुवर्ड्स ट्रस्ट शो कर रहे हैं। तो ये हमारा लो एलएमएक्स का टाइप कहलाता है, ये आउट ग्रुप के अंतर्गत आता है। तो जो क्वेश्चन पूछा गया था उस क्वेश्चन में हमारा था लो क्वालिटी एक्सचेंज, जो ये एक्सचेंज हो रहा है वो लो क्वालिटी अगर हो रहा है तो वो किस में आएगा, तो ये आउट ग्रुप के अंतर्गत या बाहरी समूह के अंतर्गत आएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 136। एज पर द इंटेंट ऑफ एनईपी 2020 ऑल स्टैंड अलोन टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस विल रिक्वायर टू कन्वर्ट टू मल्टीडिसिप्लिनरी इंस्टीट्यूशन बाय द ईयर। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार सभी एकल शिक्षक शिक्षा संस्थानों को किस वर्ष तक बहुविषयी संस्थानों में परिवर्तित करना अनिवार्य होगा। इसका जो ईयर दिया है 2035 दिया है, यानी कि 2035 तक सभी टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, ऐसे इंस्टीट्यूट जहां पर केवल बीएड एमएड जैसे कोर्सेज चलते हैं, उनको मल्टी डिसिप्लिनरी इंस्टीट्यूशंस में हमें चेंज करना है। मतलब वहां पर बीएड एमएड के साथ साथ बीए, बीएससी, एमए, एमएससी सारे कोर्सेज को भी रन करना है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 137। यहाँ पर आपको 2 लिस्ट दे रखी है, उन दोनों लिस्ट को बेस्ट मैच जो है वो बनाना है। फर्स्ट है ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट, संगठनात्मक विकास। बी है स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल, सांख्यिकीय गुणवत्ता नियंत्रण। सी है स्टैटिस्टिकल प्रोसेस कंट्रोल, सांख्यिकीय प्रक्रिया नियंत्रण। डी है सस्टेनेबल डेवलपमेंट या सतत विकास। लिस्ट 2 में जो दे रखा है, पहला है प्रोसीजर इज मॉनिटर्ड एंड इम्प्रूवमेंट अफेक्टेड बाय मीन्स ऑफ स्टैटिस्टिकल टेक्निक, प्रक्रिया की निगरानी सांख्यिकीय तकनीकों द्वारा की जाती है और सुधार किया जाता है। तो जो फर्स्ट है वो हमारा रिलेटेड होगा स्टैटिस्टिकल प्रोसेस कंट्रोल से, क्योंकि यहाँ भी प्रक्रिया की बात हो रही है, प्रोसेस की बात हो रही है और इसमें भी प्रोसेस को
स्टैट्स के थ्रू निगरानी करने की बात कर रहे हैं। सी का जो हमारा होगा वो होगा फर्स्ट, या फर्स्ट का जो होगा वो होगा सी ऑप्शन, क्योंकि यहाँ पर भी प्रोसीजर की बात कर रहे हैं और इसमें भी स्टैटिस्टिकल प्रोसेस कंट्रोल की बात कर रहे हैं। प्रोसीजर के थ्रू, स्टैट्स के थ्रू प्रोसीजर को कंट्रोल करने की बात कर रहे हैं और यहाँ पर भी यही कह रहे हैं कि प्रोसेस को मॉनिटर किया जाता है एंड इम्प्रूव किया जाता है स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स के थ्रू। ठीक, अगला है प्लान्ड चेंज प्रोसेस विच इज अ कंटिन्यूअस लर्निंग एक्सरसाइज। योजनाबद्ध परिवर्तन प्रक्रिया जो एक सतत अधिगम अभ्यास है। दिस इज ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट। सेकंड का हमारा हो जाएगा ए, ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट या संगठनात्मक विकास एक वही प्लान्ड चेंज प्रोसेस है जिसके थ्रू हम कंटिन्यूअस लर्निंग एक्सरसाइज करते हैं, सतत अधिगम अभ्यास प्रक्रिया है। थर्ड है बेनिफिट शुड एक्सीड कॉस्ट ऑफ डेवलपमेंट। लाभ विकास लागत से अधिक होना चाहिए। ये हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट से रिलेटेड है कि हम सस्टेन भी कर रहे हैं। अगर हमारा जो बेनिफिट है वो हमेशा एक्सीड कर रहा है जो कॉस्ट हमने लगाई थी उससे, ठीक है, कॉस्ट ऑफ डेवलपमेंट जो हम विकास की दर है या जो विकास की लागत है उससे हमेशा लाभ अधिक है, तो हम कह रहे हैं कि हम सस्टेन कर पा रहे हैं या सस्टेनेबल डेवलपमेंट तरफ हम जा रहे हैं। डी जो है वो हमारा थर्ड से रिलेटेड होगा, तो इसका जो सही आंसर हमारा होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2। अब एक और रह गया, फोर्थ हमारा वेरिएंस फ्रॉम स्टैंडर्ड मेजर इज ट्रैक्ड अप्लाइंग स्टैटिस्टिकल एंड इंजीनियरिंग टेक। जो वेरिएंस है, जो स्टैंडर्ड मेजर्स होने चाहिए उससे कितना भटकाव आ रहा है, जो भी आउटपुट है उसमें, तो इसको हम रिलेट करेंगे स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल से। तो ये हमारा फोर्थ ऑप्शन से रिलेटेड रहेगा, बी ऑप्शन। तो आई होप आपको ये भी क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 138। विच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरीज अफर्म्स दैट इनइक्वालिटी इज सोशली कंस्ट्रक्टेड एंड कैन बी इरेडिकेटेड। निम्नलिखित में से कौन सी सिद्धांत ये मानती है कि असमानता सामाजिक रूप से निर्मित है और इसे समाप्त किया जा सकता है। फर्स्ट है रेशनल चॉइस थ्योरी, तर्क संगत विकल्प सिद्धांत। दूसरा है प्रणाली विश्लेषण सिद्धांत, थ्योरी ऑफ सिस्टम एनालिसिस। तीसरा है मार्क्सवाद या मार्क्सिज्म। फोर्थ है संरक्षणवाद या कंजर्वेटिज्म। तो इसका सही आंसर होगा वो होगा हमारा मार्क्सवाद या मार्क्सिज्म। मार्क्सिज्म क्या कहते हैं? होल्ड्स दैट इनइक्वालिटी अराइजेस फ्रॉम क्लास डिवीजन। उन्होंने कहा था थ्योरी में कि जो या मार्क्सिज्म के अकॉर्डिंग जो है क्लास डिवीजन जो है उसकी वजह से जो है इनइक्वालिटी ज्यादा होती है, और जो क्लास डिवीजन है और एक्सप्लॉइटेशन है वो केवल रिमूव हो सकता है सोशल एंड इकोनॉमिक रीस्ट्रक्चरिंग करके। ये मार्क्सिस्ट जो बिलीव्स थे वो थे। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 139। द फोरफोल्ड वैल्यूज पुरुषार्थ ऑफ इंडियन कल्चर व्हेन अरेंज्ड इन हायरार्किकल ऑर्डर कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंसेस। भारतीय संस्कृति के चतुष्टय पुरुषार्थों को यदि क्रमानुसार रखा जाए तो वे कौन से अनुक्रम सही है। वैसे इसका कोई फिक्स्ड पैटर्न तो कहीं दिया नहीं है, बट इन जनरल जो हम कहते हैं वो कहते हैं धर्म अर्थ काम मोक्ष। मतलब सबसे पहले हमारा धर्म आता है, यानी कि राइटनेस या ड्यूटी जो हमें करना है, दैट इज धर्म। ठीक है, जो हमारे को सही करना है, दैट इज धर्म। फिर आता है अर्थ माने पैसा कमाना, मटेरियल सक्सेस, की मैं पहले जो काम करूं उसके थ्रू मुझे मेरी जो सक्सेस है, मटेरियल सक्सेस या फिर जो वेल्थ है वो आगे बढ़ जाए। फिर उसके बाद आता है काम को उन्होंने यहाँ पर ये कर्म वाला काम नहीं है, ये प्लेजर वाला काम है, दैट इज डिजायर। जो हम डिजायर्स है वो फुलफिल कर पाते हैं आफ्टर मटेरियल सक्सेस मिलने के बाद। और सबसे एट द एंड आता है मोक्ष। जब हम इन सारी चीजों को कहीं ना कहीं प्राप्त कर चुके होते हैं तभी हम लिबरेशन के बारे में सोचते हैं या उस स्पिरिचुअल फ्रीडम की तरफ बढ़ रहे होते हैं। तो धर्म अर्थ काम मोक्ष, इन्होंने इसी ऑर्डर में, जो इंडियन फिलोसफी है या इंडियन कल्चर है उसमें इनको 4 पुरुषार्थ के नाम से जाना जाता है और इसका यही ऑर्डर जनरली रहता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 140। द ज्यूरिस्प्रूडेंशियल इंक्वायरी मॉडल रिक्वायर्स अ फेयर अमाउंट ऑफ टीचर डायरेक्टेड एक्टिविटी एंड स्ट्रक्चर्ड इंस्ट्रक्शन। विधिक अनुशीलन मॉडल में शिक्षक निर्देशित गतिविधियां और संरक्षित शिक्षण प्रमुख भूमिका होती है। इस मॉडल की घटक गतिविधियां निम्नलिखित हैं। कंपोनेंट्स एक्टिविटीज ऑफ दिस मॉडल इंक्लूड। ये जो मॉडल है ज्यूरिस्प्रूडेंशियल इंक्वायरी मॉडल, ये इस अप्रोच पर बेस्ड है कि जैसे एक सोसाइटी है, वहां पर जो पीपल है उन सभी के अपने अपने डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स होते हैं, उन सभी के अपने अपने डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। इस अप्रोच में या इस मॉडल में मेन 2 चीजें हैं। इंस्ट्रक्शनल इफेक्ट, मतलब जो टीचर को पढ़ाना है या जो टीचर को सिखाना है, और वही चीजें यहाँ मेजर की जाएंगी। और दूसरा मेन कंपोनेंट इसका होता है नर्चरेंट इफेक्ट। ठीक है, और नर्चरेंट इफेक्ट्स वो होते हैं जो बच्चा अपने आप से डेवलप करेगा अनइंटेंशनली और इमोशनली, जो उस प्रोसेस में सीखेगा। मतलब जो हम किसी से कुछ डिस्कशन करते हैं, उस डिस्कशन में जो अनइंटेंशनली चीजें हम सीखते हैं, वो ये 2 चीजें इन्होंने इफेक्ट्स के नाम पर बताया था। पहला इंस्ट्रक्शनल इफेक्ट और दूसरा नर्चरेंट इफेक्ट। इंस्ट्रक्शनल इफेक्ट में इन्होंने बताया था फ्रेमवर्क फॉर एनालाइजिंग सोशल इश्यूज, एंड दूसरा था एबिलिटी टू एज्यूम रोल ऑफ द अदर,
और तीसरा इन्होंने बताया था कॉम्पिटेंसी इन सोशल डायलॉग, मतलब एक ऐसा फ्रेमवर्क रहेगा जो या ऐसा तरीका जिससे कि बच्चे सोशल इश्यूज को एनालाइज कर सकें। दूसरा, बच्चों में डेवलप हो ऐसी एबिलिटी जो दूसरों के रोल्स को एज्यूम कर सकें, जो सोशल कॉन्टेक्स्ट में जितनी भी चीज़ें होती हैं उनमें दूसरों के रोल्स को एज्यूम कर सकें, उनमें ये एबिलिटी डेवलप करना। और तीसरा, सोशल डायलॉग की जो कॉम्पिटेंसी है उसको बढ़ाना। ये 3 काम इसमें मेजरली किए जाते हैं और इसके थ्रू इनडायरेक्टली या अनइंटेंशनली बच्चों में क्या क्या चीज़ें डेवलप होंगी। पहला, उनमें एम्पैथी और प्लूरलिज्म की भावना डेवलप होगी, मतलब वो एक अपनी जगह पे या दूसरे की जगह पे अपने आप को रखकर देख पाएंगे। और साथ में वो बहुलतावादी की जो भावना है कि हाँ, एक ही टाइप ऑफ पीपल नहीं होते हैं, हर कोई एक जैसा नहीं है, डिफरेंट काइंड ऑफ या वेराइटी अवेलेबल है, तो उनके बारे में वो सोच पाएंगे। दूसरा, फैक्ट्स अबाउट सोशल प्रॉब्लम्स, उनको सोशल प्रॉब्लम्स से रिलेटेड जो फैक्ट्स हैं उनकी जानकारी हो पाएगी। एंड कैपेसिटी फॉर सोशल इन्वॉल्वमेंट एंड डिजायर फॉर सोशल एक्शंस, और साथ में उनके अंदर कैपेसिटी भी डेवलप हो पाएगी जिससे कि वो सोशल इन्वॉल्वमेंट कर पाए और कोई एक्शन ले पाए जो भी चीज़ उन्हें सही नहीं लग रही है उसके अगेंस्ट। तो इसके हिसाब से देखा जाए तो इस क्वेश्चन के जो सही आंसर होंगे, पहला इसमें दे रखा है फैक्ट्स अबाउट सोशल प्रॉब्लम्स। यस, वो जो भी सोशल प्रॉब्लम्स है उनके फैक्ट्स या सामाजिक समस्याओं से रिलेटेड तथ्य जान पाएंगे। दूसरा है फ्रेमवर्क फॉर एनालाइजिंग सोशल इशू, ये भी हमने आपको बताया कि जो भी सामाजिक मुद्दे हैं उनके विश्लेषण की एक रूपरेखा उनके पास में मौजूद होगी। तीसरा है कॉम्पिटेंसी इन सोशल डायलॉग। यस, उनके अंदर कॉम्पिटेंसी या क्षमता आएगी, सामाजिक वाद विवाद करने में वो दक्ष हो जाएंगे। डी है कंफर्ट इन एक्सप्रेसिंग ओपिनियन, ये नहीं हमने आपको बताया, डी इसमें कहीं नहीं है। ये सारी चीज़ें या सोशल डायलॉग करने का मतलब ये नहीं है कि केवल अपनी राय रखने की सहजता आ जाएगी, राय तो गलत सही कुछ भी हो सकती है। वो जो भी बात करेंगे वो फैक्ट्स के आधार पर करेंगे, ना कि अपनी केवल ओपिनियन शेयर करेंगे। और ई ऑप्शन है यहाँ पे एनालाइजिंग पर्सनल वैल्यूज एंड बिहेवियर, व्यक्तिगत मूल्य और व्यवहार का विश्लेषण कर पाएंगे। नहीं, ई का भी इससे कोई लेना देना नहीं है इस थ्योरी से। तो हमारा जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि ए बी एंड सी ओनली। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपकी कोई भी डाउट है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।